वेलकम बैक नाजरीन। मलिक साहब, मैंने ब्रेक से पहले बात की थी, डॉक्टर साहब अभी बता रही थी तालीम सेहत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से भी बात की। तो बराबरी पार्टी पाकिस्तान का स्लोगन है तालीम सेहत रोज़गार, रियासत इसकी ज़िम्मेदार। तो मलिक साहब, इस वक्त जो महंगाई हो चुकी है, क्या महंगाई के होने में जो जिम्मेदार है आपको रियासत नज़र आती है या मुतलका इदारे जिसको आप देख लें, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, ये इदारे बनाए गए, उनको आप कसूरवार ठहराते हैं, आम आदमी को कसूरवार ठहराते हैं? कौन जिम्मेदार है इस बढ़ती हुई महंगाई का? देखिए, ये अदारे जो है ना वो हुकूमतों के मतहत होते हैं। यकीनन इस महंगाई की ज़िम्मेदार हुकूमतें हैं, वो चाहे सूबाई हुकूमतें हैं चाहे वो मरकज़ी हुकूमतें हैं, वही ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अदारे सारे इनके मतहत हैं। अदारों को हुकूमतों ने कंट्रोल करना होता है और इनकी अदारों पर ना तो कोई ग्रिप है, ना इनका कंट्रोल है और ना ये इनको मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज जो महंगाई की ना 12.6% इजाफा हो चुका है महंगाई में जी। और बेरोज़गारी का ये आलम है कि लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं और लोग इतने परेशान हैं कि घरों का सामान बेच कर घर के लिए आटा चावल ला रहे हैं। अभी कोरोना ने आके 1 साल तकरीबन पाकिस्तान में भी हो गया मलिक साहब। अब स्मार्ट लॉकडाउन फिर से वो स्टार्ट हो गया, 6 बजे दुकानें बंद हो रही हैं, लोग रो रहे हैं कि हम करेंगे, ज़ाहिर कोरोना ऊपर से महंगाई, तो आगे रमज़ान भी आ रहा है, क्या हालात आप देखते हैं? आप ये देखें ना, ये जो कोरोना के इन्होंने SOPs डिक्लेयर किए हैं कि 6 बजे सारे मार्केटें बंद हो जाए। हमारे मुल्क में तो रिवाज ही ये है कि 6, 7, 8 बजे के बाद लोग जाते हैं, दिन को अपने काम धंधे मजदूरी मेहनत दफ्तर औकात में होते हैं और यही टाइम होता है जब वो मार्केटों का रुख करते हैं। उस वक्त मार्केटें बंद हो जाएं और लोगों का रोज़गार कितना डिस्टर्ब होगा और इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन कोरोना भी तो फैल रहा है ना मलिक साहब, उसको कैसे रोक सकते हैं? हुकूमत ने दावे किए थे कि हमने बेस्ट पॉलिसीज़ बनाई कोरोना को रोकने के लिए। क्या समझते जो उन्होंने दावे किए थे कोरोना को रोकने के लिए, जो निज़ाम बनाए उन्होंने, क्या समझते वो ठीक था? दुकानें बंद करने की बजाय, कारोबार बंद करने की बजाय हुकूमत को चाहिए था कि कोरोना के SOPs पर लोगों का अमल दरामद कराए, लोगों को मास्क पहनने की तलकीन करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने की तलकीन करें, लोग इसके ऊपर आएँ। चेंज है कि काम बंद करना या कारोबार बंद करना ये कोई इलाज नहीं है। इलाज ये है कि इसकी हिफाजती तदाबीर को जो है ना वो अडॉप्ट करना है। तो हिफाजती तदाबीर अडॉप्ट करने के बजाय आप कहते हैं काम बंद कर दो, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? काम बंद किया तो मुल्क की मईशत ख़त्म हो जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये इलाज नहीं है। इलाज ये है कि SOPs पर अमल दरामद करें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और लोगों को अवेयरनेस दें। लोगों को ये बताएं कि भाई ये तेजी से फैल रहा है, ये मतलब तो कंपेन तो देखिए आती हैं, आप चैनल्स पे भी देखते हैं, कोरोना के हवाले से चलती हैं। आप भी ज़ाहिर है 60 पर जो है आपकी 60 से ऊपर हो चुकी है, वैक्सीनेशन के लिए आप भी गए थे, वहाँ पे आपने क्या हालात देखे? ज़ाहिर है 60 साल के ऊपर से लोग वहाँ पे मौजूद हैं, क्या समझते हैं वहाँ पे जो इंतजाम वो ठीक किए गए हैं? ये देखें ना, जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है ना वहाँ लोग कतारों में ऐसे जुड़े हुए हैं। सही है, जुड़े हुए हैं। और जहाँ पर वहाँ पर तो कम को कि भाई अल्लाह के बदो फासला रखो, कतार में लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे जैसे साथ वेल्ड किए हुए हैं और इतना रश है वहाँ, इतना रश है कि वहाँ बंदे से बंदा टकरा रहा है। तो वहाँ पे तो आपने बताया था जी, खड़े होके बुजुर्ग आदमी हैं, खवातीन भी हैं, लाइनों में लगी हुई हैं। इतनी लंबी लाइनें हैं कि वहाँ पर किसी बुजुर्ग आदमी का खड़े होना इतनी देर जाना वो ही नहीं है। मेरे साथ को बुजुर्ग थे, वो कहना जी हम तो यहाँ 3 दिन में बारी नहीं आएगी, हम नहीं यहाँ लगवा सकते, वापस चले गए। बेशुमार लोग वापस चले गए कि इतनी लंबी लाइनें कौन खड़ा रहे सारा दिन। तो जहाँ पर और वहाँ पर गवर्नमेंट के एहलकार भी हैं, कम से कम वही लोगों को एडवाइस करें भाई थोड़ा फासला रखें, ये ऐसे मिलके इकट्ठे होकर ना खड़े हैं। कोई बंदा पूछने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जो हुकूमत जो मलिक साहब दावे करती थी कि हमने बड़ी पॉलिसियाँ बनाई हैं, आपने देखा जी, उनका जी कि हमारी तारीफ़ करती है, इंटरनेशनली भी तारीफ़ होती है कि जी हमने बड़े अच्छे इकदाम किए, तो क्या समझते हैं वो इकदाम ठीक थे, उनके दावे ठीक हैं? दावे बिल्कुल गलत हैं। मैं आपके इतला के लिए अर्ज़ करूं कि ये पाकिस्तान में अगर कोरोना की उस हिसाब से बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी कि बैरूनी दुनिया में, ये पाकिस्तानी जो नेशन है इसमें क़ुव्वत मदाफ़त दूसरों की निस्बत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये नंबर ऑफ़ केसेस इतने नहीं बढ़े। ये लोग वैसे स्ट्रक्चर वाइज बड़े मजबूत हैं और इनकी जो है ना इम्यूनिटी ये बड़ी स्ट्रांग है। हम उतना सीरियस नहीं लेते ना मलिक साहब। हाँ जी, किसी बीमारी को हमने सीरियस नहीं लिया। तो जो दूसरे मुल्क है ना, जिस तरह अमेरिका या बरतानिया, वहाँ पर नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। उसकी ये वजह कि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि हमारी। चले मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका टाइम अमेरिका में भी गुजरता है, आप डॉक्टर भी हैं, तो जो पाकिस्तान में आप हालात देखती हैं, यहाँ पे आती हैं, ज़ाहिर है आपका टाइम यहाँ पे भी गुजरता है,
تو کس طرح سے ایز ڈاکٹر آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور ایز سوشل ایکٹیوسٹ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ لوگ کس طرح سے رولز پہ عمل کرتے ہیں جو کرونا کے حوالے سے وہاں پہ ایس او پیز بنائے گئے، اور پاکستان میں کس طرح دیکھتے ہیں جو حکومت نے نعرے لگائے تھے اس کو سیاسی طور پہ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا، ایک تو میں یہ کہوں گی کہ جو کرونا کا فرق ہے امریکہ میں اور پاکستان میں اور یہاں پہ اتنا نہیں پھیلا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 60 یا 65% جو پروپورشن ہے وہ انڈر ایج 30-35 ہے، یوتھ ہے نا، یوتھ ہے. تو آپ کو پتہ ہے، اور جبکہ امریکہ میں ریورس ہے، مطلب امریکہ میں کیونکہ لوگ زیادہ عرصہ زندہ رہتے جو ہیں ہیں، وہ لوگ وہاں پہ بوڑھے ہیں، بچے اتنے نہیں وہ پیدا کرتے. یہاں پہ تو آپ ہر گلی میں چلے جائیں آپ کو بچوں بھاگتے پھرتے نظر آئیں گے، اور بچوں میں ویسے کرونا وہ طرح نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ پروپورشنیٹلی اس طرح سے ایج کی وجہ سے آئی تھنک اٹس اے بگ فیکٹر. دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں، امریکہ میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، مکسنگ ہوتی ہے، سو اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ اسپریڈ کریں. تو بہت سے اور فیکٹرز ہیں. لیکن جہاں تک ایس او پیز پہ عمل کرانے کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ امریکہ میں بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ ٹرمپ نے، کیونکہ ٹرمپ کی بھی وہی مینٹیلٹی تھی کہ کچھ نہیں ہے جی کرونا، شروع میں تو اس نے یہی کہا تھا، خان صاحب طرح کے بیان. ہاں جی. تو وہاں پہ بھی ایک سیگمنٹ ہے پاپولیشن کا جو یہ کہتا ہے کہ جی ہم کوئی ماسک واسک نہیں پہنیں گے. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی وائلیشنز تو ہوتی ہیں، لیکن ان جنرل لوگ جو ہیں وہ تھوڑے ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اور وہاں پہ کیونکہ لوگوں کے پاس، دیکھیے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں تک بات کیسے پہنچائیں گے. میں اپنی پارٹی کی بات کر رہی ہوں نا. آپ لوگوں کو ٹیلی ویژن کے تھرو پہنچائیں گے. ٹیلی ویژن کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ آپ ان کو سوشل میڈیا کے تھرو پہنچائیں گے. پاکستان میں سوشل میڈیا کی پینیٹریشن 16-20% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. مزدور طبقے میں جو لوگ ہیں ان کے پاس تو واٹس ایپ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں تو روز بات کرتی ہوں. آپ کیسے لوگوں کو میسیجز دیں گے، کیسے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے؟ تو یہ تو آن گراؤنڈ کیمپین ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس. اور اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہوتا، یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی رسپانسبلٹی تھی. لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے تھرو آپ محلے اور گلیوں میں جا سکتے تھے. ٹائیگر فورس بنائی نا خان صاحب نے میڈم. نہیں، ٹائیگر فورس تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم سے الگ ہو کے اپنا ایک نام اور اپنا ایک آپ نے ٹائیگر فورس کا کوئی دیکھا آپ نے میڈم؟ وہ بھی آن گراؤنڈ کہیں نظر ہی نہیں آتی، وہ نظر نہیں آئی. اور وہ تو ایک نعرہ تھا اور ایک شوشہ تھا جو عمران خان ہمیشہ ایک شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی ادارے جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ، اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہوتا تو آپ کو لوگوں تک کو راشن پہنچانے میں بھی آسانی ہوتی، لوگوں تک امداد پہنچانے میں بھی آسانی ہوتی. کوئی بیمار ہوتا اس کو آپ مناسب سہولیات بھی دے سکتے تھے. جان رہے ہوتے ہیں نا اپنے علاقے کے لوگوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ کی بنیادی جو آپ کی ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کی، آپ کی وہ کہتے ہیں نا روٹ ہوتی ہے. آپ روٹ نہیں ہے تو آپ نے ہوا میں ایک تو محل کھڑا کر دیا نا، اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس ملک میں جو بھی نظام چل رہا ہے فرینکلی اس کا لوگوں سے، عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا پہ عمران خان کا ایک انہوں نے اسٹینڈرڈ بنا دیا ہے، ان کا ایک انہوں نے امیج بنا دیا ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی ایسے ہی ہو رہی ہیں. تو یہ تو ایک سسٹم ہی ایسا ہے کہ جس میں عام لوگ جو ہیں وہ ایک طرف کر. مہنگائی کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ امریکہ میں رہتی ہیں، وہاں کی حکومت اپنے عام آدمی کو کس طرح ریلیف دیتی ہیں؟ جو بے روزگار ہیں، جو نہیں کما سکتے، وہاں پہ کمپیریزن کیسے کرتی ہیں؟ پاکستان میں جو حالات دیکھ رہی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی اس وقت بے روزگار ہیں، کرونا کی وجہ سے تو اور ہم متاثر ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی نوکریاں نہیں ہیں. خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ بھی کیا، لیکن 2.5 سال میں صرف ابھی انہوں نے 1000 وہ گھر دیا ہے. کیا نظر آتا ہے یہاں پر مہنگائی کے حوالے سے؟ اسپیشلی آپ لوگوں کا سلوگن بھی ہے مہنگائی کو پھانسی دو، کیونکہ جواد صاحب سے جب میری بھی بات ہوتی ہے وہی کہتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، انہیں کھانا پینا سستا ملنا چاہیے. کس طرح سے آپ کی پارٹی دیکھتی ہے آپ، اور اس کو پرسنلی بھی کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، جو مہنگائی ہے وہ نتیجہ ہے اس معاشی نظام کا، ٹھیک ہے نا. تو مہنگائی جو ہے وہ تو جب آپ فار پروفٹ کوئی بھی چیز کریں گے، آپ کہیں گے کہ اگر آپ آٹا بیچیں گے، چینی بیچیں گے تو آپ کو اتنا منافع ملے گا، اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا ریاست کا. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے وہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ جو مرضی کریں، تو پھر وہ تو کریں گے نا، جہاں پہ ان کو موقع ملے گا وہ اپنا پروفٹ. تو میڈم کمیٹیاں، پرائز کنٹرول کمیٹی، ڈپارٹمنٹس، یا پھر کس لیے ان کو فارغ کر دیں؟ ظاہر ہے حکومت پہ بوجھ ہے نا پھر. ان کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن میں روزگار پہ بات کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں ان کے اس وقت 2 مسائل ہیں. ایک تعلیم، کیونکہ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے آپ کے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، مطلب انٹر کے بعد، میٹرک کے بعد وہ آگے پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ ایک بہت ہی بڑا ریاست کا فیلئر ہے، جہاں پہ
नौजवानों को तालीम ना मिल सके वो रियासत हम समझते हैं कि चैलेंज हो जाती और फिर है। तालीम भी कैसी, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, किताबें पढ़ाते हैं और वो भी बेमानी से होती हैं। मैं खुद कहता हूँ कि मैंने मैथ कॉम किया है और जब एंड पे जाके मुझे अपना जो है वो प्रैक्टिकल करना था, मुझे जो है इंटर्नशिप पहले करनी पड़ी, मास्टर कर भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, और जब मैंने अपना एंड में प्रोजेक्ट जमा करवाना था, जो मैंने पढ़ा उसमें कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही। अब जो रोज़गार का है ना, दूसरा मसला नौजवानों का रोज़गार का है, और जैसे आपने कहा कि इस वक्त तालीम का और रोज़गार का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब आप तालीम का मार्केट के साथ एक लिंक होना चाहिए, मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, आप तालीम को, लेकिन उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है, तो रोज़गार जो है एक बहुत बड़ा इशू है। आप रोज़गार दें लोगों को, और सिर्फ रोज़गार नहीं, उसका मुनासिब आपकी उजरत भी होनी चाहिए, इनकम भी। 17,000 की, 15,000 की, 14,000 की जो मुलाजमत है या जो जॉब है या जो भी मजदूरी करता है, हम समझते हैं उसको जॉब नहीं समझते हैं उसको। अच्छा, तो अमेरिका की आपने बात की, तो वहाँ पे प्लानिंग होती है। आप जो भी मंसूबा बनाते हैं उसका एक जो पहलू होता है वो ये होता है कि इससे कितने जॉब्स क्रिएट होंगे। जब उसको इवेलुएट किया जाता है तो ये कहा जाता है कि ये इस पे इतना खर्च आएगा, वो पैसे कहाँ से आएंगे, और ये जब मंसूबा पूरा होगा कितने दिन में होगा, कॉन्सेप्ट है ना मैडम, और वहाँ पे इसमें जॉब कितने क्रिएट होंगे। फिर ये है कि जो जिस शोबे में भी जॉब होते हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। यहाँ पे तो आपकी अनस्किल्ड लेबर है सारी, पत्थर कूट रहे होते हैं बैठ के और बस मट्टियाँ ढो रहे होते हैं और वो ईंटें ढो रहे हैं, ये आपकी लेबर है। ना इस पे कोई ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, ना रियासत ने कभी उनको ये अगर आप पढ़े लिखे भी ना हो तो आपको इतना ज़रूर पढ़ाया जा सकता है या लिखाया जा सकता है, आपको बेसिक ट्रेनिंग तो आप दे दें। तो ये तो एक पूरा एक ग्लोबल आपका किताबें पढ़ाई जाती हैं, अमलन उसमें कुछ नजर नहीं आता। मतलब किताबें भी जो पढ़ाई जाती हैं उसका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली। चलिए मलिक साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करता हूँ। हालात आप देख रहे हैं आगे बिगड़ते हुए नजर आते हैं, आम आदमी बहुत परेशान है। एक तरफ से कोरोना है, दूसरी तरफ से महंगाई, और वैसे भी जॉब्स पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आम आदमी को किस तरह रिलीफ मिल सकता है? हुकूमतें जो हैं अपने मकासद के लिए अपोजिशन के साथ डटी हुई हैं, अपोजिशन अपने मकासद के लिए, लेकिन आम आदमी पिस के रह गया। जो इनकी पार्टी का, बराबरी पार्टी का स्लोगन है, 99% जो लोग हैं वो कहाँ पे जाएंगे इसमें मलिक साहब? देखें, बात यह है कि 2.5 साल हो गए इस हुकूमत को, सिवाय इस चीज़ के कि वो चोर डाकू NRO नहीं दूंगा, अपोजिशन के साथ महाद राय के अलावा गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन के लिए, गवर्नमेंट की बेटरमेंट के लिए, महंगाई के लिए, रोज़गार के लिए 1% भी काम आज तक नहीं हुआ। सही है। जब आपकी तवज्जो जो है वो किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी तो जो असल मकासद है वो रह जाएंगे। असल मकासद की तरफ गवर्नमेंट ने यहाँ ध्यान ही नहीं दिया, ना इसके पर काम किया है, शायद ना इनके पास कोई एबिलिटी थी या क्या वजह थी। एबिलिटी क्यों नहीं थी मलिक साहब, कैसे कह सकते हैं? 100 लोगों की मुआशी टीम इनके पास है, आप कहते हैं काबिलियत नहीं है? नहीं, मुआशी टीम होती ना अगर, तो वो जैसे असद उमर को फिर ना हटाते, हफीज शेख को ना लाना पड़ता, फिर लाए तो फिर बाहर से ना, तो उन्होंने भी कोई रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन ये बात है कि अब ये जो सारे मसाइल का हल है, जैसे आपने कहा बराबरी पार्टी का जो स्लोगन है बहुत अच्छा स्लोगन है, अगर इस पर अमल दरामद हो तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि ये पार्टी के पास पावर आएगी तो कुछ करेगी ना। पावर अवाम ने देनी होती ना मलिक साहब, अवाम में देनी है, अवाम में अवेयरनेस पैदा करना। खान साहब को भी तो पावर अवाम ने दी ना, लेकिन उन्होंने उस तरह से अवाम को फिर देखा नहीं है। खान साहब कहते थे मैं 2 बार महीने में अवाम को डायरेक्टली सुनूंगा, और एक दफ़ा उन्होंने शायद 2.5 साल में एक दफ़ा लाइव कॉल्स ली हैं, और वो भी कहा जाता है कि डमी कॉल सारी फिक्टिशियस थी, बोगस मैनेज कॉल थी, वो भी कोई डायरेक्ट कॉल नहीं थी। बात यह है कि जब तक ये अवाम के पास जाएं, को जलसे को जुलूस को लोगों को पता चले। अब इनका जो मंशूर है या जो इनका स्लोगन है वो इनकी बुक्स की हद तक या उसकी हद तक है ना, पब्लिक में जाके अवेयरनेस पैदा करें। चले, आपने जलसे जुलूसों की बात की मलिक साहब, आप इस वक्त जो है वो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आपने भी इलेक्शन लड़ा था MNA का, तो सियासत से पीछे क्यों हटे फिर? देखें, सियासत जो है ना ये ऐसा घिनौना और गंदा खेल है कि इसमें आपकी शख्सियत वो रहती नहीं है। झूठ भी बोलना पड़ता है, फ्रॉड भी करना पड़ता है, लोगों के गलत कामों के लिए भी आपको कुछ करना पड़ता है। तो मतलब कोई इतना कोई ये, लेकिन असल अगर सियासत की जाए तो सियासत का मकसद होता है ना अपने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए मलिक साहब। लेकिन अगर यही नीयतें हों तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी कामयाब हो चुकी होती। उससे पहले अगर सोचा होता तो नवाज लीग जो है इस वक्त जेल में ना होते ये सब लोग।
काम कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अगर लिए। उस तरह की सियासत की जाए ना तो बंदा सर्वाइव हमारे मुल्क में तो नहीं कर सकता। नहीं, जी मैं ये कहूँगी कि देखें इस वक्त तक अब तक जो सियासत हो रही है ना, यही हम फ़र्क बताना चाहते हैं। यही बात जवाद साहब बार बार कहते हैं कि इस मुल्क में तबकाती सियासत जो है उसका कायम करना ज़रूरी है। उसका मतलब ये है कि एक तबका है, हम अच्छे बुरे की नहीं बात करते, हम चोर डाकू की भी नहीं बात करते, हम ये कहते हैं कि जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं वो अमीर हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, वो जब कानून बनाएंगे, वो जब पॉलिसियाँ बनाएंगे, वो अपने फ़ायदे के लिए बनाएंगे। इसीलिए मिडिल क्लास का, मेहनत कशों का, नौजवानों का सियासत में आके असम्बलियों तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं पहुंचेंगे तब तक ना इनके मसाइल हल होंगे, ना उनके लिए कानून साजी होगी, ना उनके लिए कोई इस तरह की पॉलिसियाँ बनाई जाए। कितनी दफ़ा आपने सुना है सेनेट में या पार्लियामेंट में, मतलब असम्बलियों में, कि मिनिमम वेज 17,500 में किसी का गुजारा नहीं हो सकता। किसी सियासतदान ने आज तक बात की है? इसी तरह आप देख लें, बलूचिस्तान में लोग मर जाते हैं, कानों में मर जाते हैं। अभी कल परसों, पहले एक मजदूर मरा था, अभी कल परसों 5-6 मजदूर। किसी ने बात की उनकी? इनका कौन है तो डॉक्टर पूछने साहब, वाला? तहरीक इंसाफ ने तो ये दिखा था ना कि हम नए चेहरे लेके आएंगे, ठीक नए है, चेहरे को लेके आएंगे, नए चेहरे लेके आएंगे। इलेक्टेबल नहीं लूंगा, सारे इलेक्टेबल लिए, कहाँ से वो नए चेहरे को है नया चेहरा यहाँ पर? क्योंकि उनको पता चल गया था कि पार्टी मैं के लिए नए नए चेहरे चेहरे, हैं ना मलिक साहब, वो उनकी पार्टी के लिए तो नए चेहरे हैं ना। उनको पता चल गया था कि मैं नौजवानों के साथ रह के मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, थोड़ी मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने शॉर्टकट लिया, उन्होंने इलेक्टेबल्स लिए, और तो वो मकसद तो फिर देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ पे अपना पूरा नजर आता है ना, जो लोग, आम लोग भी कहते हैं और सहाफ़ी भी कहते हैं, दूसरी तंजीमें भी कहती हैं कि खान साहब को सिर्फ और सिर्फ शेरवानी पहनने की जल्दी थी। हम भी यही कहते हैं, वज़ीर आज़म बनने के लिए उन्होंने 22-23 साल जो जद्दोजहद की, उन्होंने वज़ीर आज़म सब बनने कुछ के लिए बलडोज किया। कर दिया। चले मलिक साहब, आखिरी वन लाइनर बताएं कि इन हालात में आम आदमी के साथ क्या होता आपको नजर आ रहा है? आम आदमी के साथ को अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा। महंगाई और बढ़ेगी, बेरोज़गारी और बढ़ेगी, गुर्बत और बढ़ेगी, लोगों की और चीखें निकलेंगी, और ये मतलब कि आम आदमी जो है ना, उसके लिए इंतहाई बुरे हालात में देख रहा हूँ। तो हल कैसे हो सकता है आम आदमी के लिए, कैसे रिलीफ मिलेगा? आम आदमी को खुद अपने राइट्स के लिए जब तक लोग अपने हकूक़ के लिए खुद उठ खड़े नहीं ना होते, खुद अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, खुद दीवानों तक और इनके गरीबानों तक नहीं पहुंचते, उस वक्त तक इसका कोई हल नहीं है। डॉक्टर साहब, अवाम को 73 अपने हक साल के लिए खुद उठ कर खड़ा होना। मलिक साहब ने कहा जी अवाम खुद नहीं उठेगी, आप भी चाहती हैं, आपकी पार्टी भी चाहती है अवाम उठे, खुद आप भी दावत देते हैं, आम लोगों को दावत देते हैं, आए आके पार्टी बनाएं, अपने हकूक़ के लिए चलें, तो आम आदमी खुद भी तो नहीं सोचता है ना। देखिए, एक बात होती है ना कि आपने पिछले 73-72 साल से जो एक बयानिया चल रहा है सियासत में, और जो एक कल्चर क्रिएट हो गया है सियासत का, उससे लोगों को निकालना जो है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ पे ये कल्चर क्रिएट हुआ है कि मुझे, अगर मैं किसी को जॉब दिलवा दूँ, मैं किसी का थाने में काम करा दूँ, मैं किसी की गली पक्की करा दूँ, मैं किसी का पर्सनल काम करा दूँ, नौकरी दिलवा दूँ, यहाँ पे तो हमारे तो एमएनए मुझे वोट एमपीएस को मिलेगा। पता ही नहीं उनकी तो ड्यूटीज क्या है। तो वो समझते हैं कि हमने सड़क बनवा दी, नाली बनवा दी, हमने ये काम कर दिया, ये एमएनए एमपीए का काम है। उनको पता है, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वो डेवलपमेंट के लिए पैसा लेते हैं। देखिए, अभी जो इमरान खान साहब ने सेनेट के इलेक्शन से पहले बैठ के अपने एमएनएस को बुलाया था, उन्होंने 50-50 करोड़ का डेवलपमेंट फंड का वादा किया तो दे देंगे फंड या यू टर्न लेंगे फिर? ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैं ये कह रही हूँ कि ये सारा जो है, ये बात नहीं है कि एमएनएस को, एमपीएस को पता नहीं होता। ये लोगों को बताते हैं कि हमने ये काम किया, हमने तुम पे इतना बड़ा एहसान किया कि अब तुमने हमेशा पूरी ज़िंदगी हमें ही वोट देना है, गुलाम रहना पार्टी का, ये हम निकालना चाहते हैं लोगों को इस माइंडसेट से। और जब तक वो नहीं निकलेंगे, हम नहीं समझते कि उनका कुछ होगा, उनकी आइंदा नस्लों का कुछ होगा। तो एक्चुअली जो कहते हैं ना, द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, अवाम के सामने है, ये अवाम का फैसला है। वो उठेंगे, वो बात करेंगे, वो हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे, आवाज़ उठाएंगे तो उनका कुछ होगा, नहीं तो वो इसी तरह सर झुकाते रहें, लोगों के सामने हाथ फैलाते रहें और मांगते रहें। दैट इज़ गोइंग टू बी देयर डेस्टिनी। डॉक्टर शहनाज खान, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आज हमने बड़ी एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू की, आम आदमी के लिए हमने बात की कि उनको रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हालात आपके सामने है, पार्टीज आपके सामने है, आप ही हमेशा धोखा खाते हैं, ऐसे चेहरों को सामने ले आते हैं जो आपसे वादे करते हैं और फिर आपके हल्के में भी नहीं आते। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है एक नई पार्टी की, ऐसी पार्टी की जो वाकई पाकिस्तान में इस्लाहात चाहता है, आपको आपकी बराबरी के हकूक़ देना चाहता है। अगर आप वो हकूक़ लेना चाहते हैं तो खुद आएँ, जैसे कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान कहती है कि आए हमारी जमात में, आप खुद आएँ, अपनी पार्टी को खुद लेके चलें। उनका मकसद सियासत में आकर
کوئی جو ہے وزیر اعظم کی کرسی پہننا، وہ شیروانی پہننا یا کرسی پہ بیٹھنا نہیں ہے ان کا مقصد ہے کہ سیاسی اصلاحات ہونی چاہیے. آپ جو 99% لوگ ہیں ان کے لیے کام ہونا چاہیے. اور سے ملک صاحب نے بھی اتفاق کیا اور ضرورت بھی اسی عمر کی ہے کہ یہی چیزیں سامنے آئیں. آپ کو خود سوچنا ہوگا. اگر آپ 73 سال کے بعد آپ خود نہیں سوچ سکتے تو اس کے ذمہ دار پھر آپ ہی ہیں. اپنے پروگرام میں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ.